Okay, the example is shown to you. The statement says you have a smooth 0.5 kg double collar. Now, what does this word smooth indicates? Frictionless. It means that you shouldn't include friction in your analysis. So this collar is smooth. Now, what does this double collar shows? क्या होता है ये double collar? सर डबल कॉलर में ये है कि जो रिंग के ऊपर भी ये एज अ कॉलर अटैच हुआ हुआ है और दूसरा जो रॉड के ऊपर है वो भी कॉलर ही अटैच हुआ हुआ है एक और। बिल्कुल, यानी बेसिकली दो कॉलर्स में जोड़ा हुआ है। आपके पास ये दो कॉलर्स हैं और इनको दरमियान से आपने पिन जॉइंट कर दिए है। अब जब आपने दरमियान से इसको छोटा सा पिन जॉइंट लगाया इनके ऊपर, तो पिन जॉइंट किस किस्म की मोशन अलाउ करता है? रोटेशन अलाउ करता है। इट मींस के आपका ये कॉलर जो है, ये जो ऊपर वाला कॉलर, ये वाला कॉलर है, इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस आर्म ए बी, वेयर आपके पास ये जो सेकंड कॉलर है, इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस सर्कुलर रॉड। इज दिस डबल कॉलर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ओके, अब हो क्या रहा है इसमें, मैं इस स्क्रीन को दोबारा साफ करता हूं। ओके, आपके पास ये जो डबल कॉलर है, इट इज free to rotate on this arm AB as well as on this circular guide rod as shown to you in the figure. Now this arm AB जो है, it is being pinned from this point. ये जो arm AB है आपके पास, ये इस point पे पिन हुआ हुआ है, which is point A. अब मुझे थोड़ा सा आप एक बात बताएं कि अगर मैं किसी एक rigid body को उसके किसी एक point से पिन कर दूं, पिन मीन्स के ग्राउंड कर दूं, what type of rotation, what type of motion is possible in that rigid body? रोटेट करेगा वो। रोटेट करेगा about point A. So whenever you pin joint or whenever you fix one point of a rigid body, the only motion which is possible in that rigid body is that of rotation about that fixed point. So अगर मैं इस arm AB की बात करूं, इसको मैंने point A से fix कर दिया, it means के this rigid body AB can now rotate about point A in this particular fashion. Now it is given to you that this rigid body is rotating in a counterclockwise direction with a constant angular velocity of 3 radians per second. So ये rigid body 3 radians per second के साथ rotate कर रही है about point A. यहाँ तक point clear है रेक को? क्लियर सर। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, मैं कहता हूं कि इस आर्म AB के आगे मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है, which is say this particle shown to you in the green color. Now due to rotation of this arm AB, this arm would be exerting some force on the particle. ऐसा ही है? जी। अब अगर मैं एक और काम करूं, मैं इस पार्टिकल को एक स्लॉट में बंद कर दूं, तो इस आर्म की रोटेशन की वजह से ये पार्टिकल जो है वो स्लॉट में मूव करेगा, isn't it? जी सर। यस सर। So it means कि हमारे पास ये जो आर्म AB है, ये इस पार्टिकल को एक तरह से पुश कर रहा होगा इस स्लॉट में मूव करने के लिए, इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। My next question is, यस सर। what should be the direction of this force which this arm is exerting on the particle? What should be the direction? नॉर्मल टू AB। Normal to AB. So आपके पास normal to AB means basically वो ये जो आपका contacting surface है AB और इस पार्टिकल का, इसके नॉर्मल वो फोर्स एक्ट करेगी। सो इट मींस कि इस केस में चूंकि रोटेशन उस तरफ है, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट दिस आर्म इज एक्सर्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। ये क्लियर हो गया रेको कि ये वो फोर्स है जो कि ये आर्म एक्सर्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल को, पुश कर रहे हैं इस पार्टिकल को टू मूव इन द स्लॉट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि दिस AB इज रोटेटिंग इन अ clockwise direction rather than counterclockwise direction, यानी इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, so then the direction of this force is going to be this one, which is going to be perpendicular to this surface AB. ये point clear है रेक को? जी सर। So whenever a rigid body is pushing another particle or another rigid body, the direction of this force is going to be perpendicular to the contacting surface. यहाँ तो चूंकि आपके पास पार्टिकल और रिजिड बॉडी है, तो इनका कॉन्टैक्टिंग सरफेस आपके पास ये आ जाएगा और अकॉर्डिंगली आपके पास जो है वो ये उस फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को दोबारा क्लियर करते हैं और इस क्वेश्चन को आप दोबारा गौर से पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ओके, आपके पास एक स्मूथ कॉलर है 0.5 kg का,
and it can freely slide on this arm AB as well as this circular guide rod. जिस तरह अभी हमने बात की थी कि डबल कॉलर है तो वो AB पे भी स्लाइड कर सकते हैं और आपके पास इस सर्कुलर रॉड पे भी स्लाइड कर सकते हैं. This arm is rotating with a constant angular velocity of 3 radians per second in a counterclockwise direction. You need to determine the force which this arm exerts on the collar at the instant when theta is 45 degrees. Motion is occurring in a horizontal plane for this particular problem. So आपके पास ये जो सारे के सारा motion है, it is occurring in a horizontal plane. I hope that now the question is clear to all of you. Yes, sir. Okay, now once the question is clear to all of you, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले, ऑल्दो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम मैं ना भी बनाऊं या वो साई ना भी फाइंड आउट करूं, मुझे कॉमन सेंस बता रही है कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेस आती हैं ये मेरे पास आर एक्सेस आ जाएंगी. थीटा एक्सेस मैं कैसे डिफाइन करता हूँ सर? इसके परपेंडिकुलर. सो इसके परपेंडिकुलर मैंने ये वाली एक्सेस जो है वो डिफाइन कर दी थीटा एक्सेस. तो ये तो आर और थीटा एक्सेस मेरे पास आ गई हैं. कॉमन सेंस मुझे क्या कहती है? टेंजेंशियल एक्सेस में कैसे डिफाइन करता था? इट इज बीइंग डिफाइंड टू बी द एक्सेस व्हिच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. इट मींस कि अगर आपके पास ये कर्व है और ये कॉलर इस इंस्टेंट पे यहाँ मौजूद है तो ये एंगल अगर 45 है, इट मींस कि मेरे पास जो टी एक्सेस हैं वो ये वाली एक्सेस आ जाएंगी. ऐसे ही है जो ग्रीन से शो की हुई है. जी सर. अच्छा, अब अपनी इस चीज को वैलिड करने के लिए मेरे पास का मतलब क्या है कि ये टेंजेंशियल एक्सिस आर एक्सिस से किस डायरेक्शन में लाई करती हैं? नेगेटिव साई. तो मेरे पास साई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 45. नेगेटिव आनी चाहिए. सो जब मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जस्ट फॉर काउंटर चेक, यहाँ तो मुझे ऐसा जरूरत नहीं है कि यहाँ तो मुझे कॉमन सेंस बता रही है कि ये 45 है तो इट मींस कि ये एंगल भी मेरे पास 45 ही होना चाहिए. लेकिन वो फॉर्मूला क्या कहता है? साई की वैल्यू मुझे किससे मिलनी चाहिए? tan इनवर्स r ओवर dr बाय d थीटा. ऐसे ही है. ओके, व्हाट इज r हियर? 0.4. 0.8 cos of theta. So r is 0.8 cos theta. So accordingly, what should be dr by d theta, the first derivative of r with respect to theta? Cos का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus sign. Minus sign. So accordingly, it would become minus 0.8 sine of theta. So once you put the value of theta to be equal to 45 degrees, you are going to get psi to be equal to minus 45 degrees. What does this negative sign shows? This negative sign shows कि आपकी जो टेंजेंशियल एक्सिस हैं वो r एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई करती हैं rather than in a counter clockwise direction. Is this point clear to all of you? एक तरह से वैलिडेट कर रहे हैं कि आपका साई जो इस फॉर्मूले से आ रहा है और एक्चुअली आपकी टी एक्सिस जो है वो एक दूसरे के कंसिस्टेंट होनी चाहिए. क्लियर है? जी सर. Okay, now what should be the direction of n axis? सर t के परपेंडिकुलर. Perpendicular to t. T के perpendicular, and what should be its positive side? Upward. Why upward? आप normal axis को towards the center नहीं लेते थे? भूल Yes. गए क्या? Yes, sir, yes. So normal axis is always defined towards the center of curvature. So center of the curve आपकी जो है वो इस तरफ पड़ती है. So this is accordingly your n axis. Now your free body diagram can be drawn because आपके पास ये चारों एक्सिस आ गई हैं. रेडियल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जो एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे हैं, टेंजेंशियल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस जो एक दूसरे के 90 डिग्रीज हैं. So I hope के the 4 axes are clear to all of you. किसी को इन एक्सिस के हवाले से कोई सवाल जो पूछना चाहते हैं? So shall we move on to the free body diagram now? जी सर. Okay, in order to draw the free body diagram, we need to isolate this double collar from its surrounding. It means कि हम इसके connections को जो है वो remove करेंगे. अच्छा, ये डबल कॉलर के कनेक्शंस को रिमूव करके सबसे पहले हमें कौन सी फोर्स इस पे शामिल करनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम पे? उसका This arm, traction force. this arm AB would be pushing this collar on this circular rod. So एक तो वो आर्म की फोर्स है जिसको मैं FAB कह लूँ, F आर्म कह लूँ, जो भी कहना चाहूँ.
तो वो किस डायरेक्शन में आनी चाहिए हमारी पिछली डिस्कशन के हवाले से? थीटा। तो अभी बात हुई थी कि आपके पास चूंकि ए बी इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये इस तरफ रोटेट कर रहा है तो इट मीन्स कि ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, और चूंकि आपके पास आर एक्सिस ये हैं, थीटा एक्सिस ये हैं, तो एक तरह से ये फोर्स आपकी थीटा एक्सिस के अलोंग आएगी। तो इस थीटा एक्सिस के अलोंग आपने एक फोर्स बना ली, जिसको आपने कहा कि दिस इज फोर्स ए बी, या फोर्स ऑफ आर्म विच दिस आर्म इज एक्सर्टिंग ऑन दिस कॉलर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्म। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, एनी अदर फोर्स विच यू थिंक के इस फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए? सर कॉलर का वेट। The motion is occurring in the horizontal plane. So if it is occurring in the horizontal plane, it means के the weight would be occurring perpendicular to this r theta plane. So if it is acting perpendicular to this r theta plane, आपके free body अच्छा diagram ये पे weight नहीं ये आएगी। फ्लैट है, इधर रिंग है। क्या चीज? हाँ अच्छा, मतलब टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल। यानी आपका अगर टेबल की बात करें तो ये सर्कुलर रॉड टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, सो एनी अदर फोर्स व्हिच यू वांट के आनी चाहिए? व्हाट अबाउट जब आप सर्कुलर रॉड यहां से रिमूव करेंगे, उसका क्या आएगा आपके पास? सपोर्ट रिएक्शन। सर्कुलर रॉड जब रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फोर्स आएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस सर। चलिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास एक सर्कुलर रॉड है ये वाली, और इसके ऊपर आपने सिंपल एक कॉलर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, जब आप इस कॉलर की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आप इस रॉड को रिमूव करेंगे, ऐसे ही है। दोनों नंबर लेके बैठे हुए हैं, वो भी एक नंबर कटवाए की वजह से काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर दें जो ये आवाज आ रही है, वरना फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा। हाँ, कसम खुदा की ये हालत थी। मैंने क्या करा? ओके, आई होप कि आवाज आ रही है सारों को। चलिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि हमने डिफाइन कर दी आर एक्सिस जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गई थी, हमारे पास थीटा एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन, और अकॉर्डिंगली हमारे पास नॉर्मल एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम जब इस आर्म की फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ आर्म से, और वो एक्सिस थीटा एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी। तो दिस इज एफ ओ ए, जो कि या एफ ए बी या एफ आर्म, जो भी आप कहना चाहें, जो कि ए बी आर्म एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन दिस कॉलर। दूसरा, जब आप इस कॉलर और इस सर्कुलर रॉड के कनेक्शन को रिमूव करेंगे, बात इस पे हो रही थी, तो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी दैट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इस एन सी को जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है ये चीज? जी सर। ये एंगल मेरे पास 45 था, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी मेरे पास 45 होगा। सो अब मैं करता क्या हूँ कि ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, ये साई मैंने फाइंड आउट किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द रेडियल एक्सिस। रेडियल एक्सिस के अलोंग जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस आर्म वाली फोर्स के दो कंपोनेंट जो आ रहे हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो रेडियल एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा। ऐसे ही है या कोई गलत कह गया हूं मैं? सुनने और से बेसिकली आई एम अप्लाइंग समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर। इट मीन्स कि मैं इस एन सी को आर और थीटा एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करूंगा। आर एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो नेगेटिव साइड में बन रहा है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दिया। सो समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर समेशन एफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो एक ये फोर्स है जो थीटा एक्सिस के अलोंग है, और इसके अलावा एक ये एन सी का कंपोनेंट है जो थीटा एक्सिस के अलोंग है नेगेटिव साइन के साथ। तो मैंने इन दोनों फोर्सेस को शामिल कर दिया, एफ आर्म और एन सी along with ma theta. So I hope that this equation of motion is now clear to all of you. Yes, ये equation of motion clear है। बाकी कहानी काइनेमेटिक्स है। आई होप के चैप्टर 12 याद होगा आप लोगों को। r डॉट r डबल डॉट कैसे फाइंड करते थे? r is given to you as 0.8 cos थीटा, r डॉट क्या आ जाएगा 0.8 sin थीटा इंटू थीटा डॉट, r डबल डॉट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, भूल तो नहीं गई ये चीज? क्लियर है सर, याद है।
याद है? सो आप जब थीटा वाले इंस्टेंट पे ये वैल्यूज लगाएंगे आपको आर डॉट और आर डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में थीटा डबल डॉट क्या होगा? थीटा इंटू थीटा डबल डॉट, एक मिनट, कांस्टेंट है ना, जीरो हो जाएगा। arm is rotating with a constant angular velocity of 3 radians per second, so that's why theta double dot, which is the angular acceleration, the first derivative of theta dot, it is going to be equal to 0. तो theta double dot 0 हो जाएगा आपके पास। accordingly r dot r double dot आ गया, a थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी by using these फॉर्मूले जो ऑलरेडी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। ar is r double dot minus r theta dot square, a theta is r theta double dot plus 2r dot theta dot. So अब जब ar और a theta की वैल्यू आपको मिल गई, now you have two unknowns nc and f arm. So once you solve these two equations simultaneously, आपको दोनों unknowns की वैल्यू जो है वो इस इंस्टेंट के लिए मिल जाएंगी। Is this point clear to all of you? बाकी मैथमेटिक्स है, आप काइनेमेटिक्स अप्लाई करें, ar a theta फाइंड करें, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपको दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। Is this point clear to all of you?